हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल कैंपस। ये वाराणसी में है और ये आपके लिए एक वन स्टेप सोल्यूशन है फॉर जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, फॉर असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स और गेट एग्ज़ाम्स के लिए। हम यहाँ पे आपको सारे डिसिप्लिन्स के लिए पढ़ाई कराते हैं, बीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फ़िलहाल मैं आपसे डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या सिलेबस होते हैं जेई के लिए। उसके अलावा हम कैसे अपने सब्जेक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट तरीका है और किस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं अपने स्टडी के साथ, ताकि हम एग्ज़ाम्स को कोशिश करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लें। और सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि अभी इंडिया में जॉब की क्राइसिस है, नो डाउट, जॉब निकलती नहीं है या जो भी कुछ चीज़ें हैं, बट हम अगर ये अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि जॉब्स के फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर एक सीट भी है तो उस सीट के लिए भी हमें फ़ाइट करना है और हमारा एटीट्यूड वो होना चाहिए कि हम एक सीट में भी एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू विन। अब मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ आपसे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में इन जेई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता है। पावर सिस्टम है, मशीन है, कंट्रोल सिस्टम है, नेटवर्क है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन सारे सब्जेक्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हम इन सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक कर सकते हैं एक दूसरे से, थोड़ा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पावर सिनेरियो इंडिया में वो क्या है, वो है कि हम लेट्स से कि अगर हम 4-5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं चीज़ों को, तो सबसे फर्स्ट में क्या है, जनरेशन है। अब भैया अगर हम जनरेट कर रहे हैं चीज़ों को, इफ़ वी आर जनरेटिंग राइट, हालांकि जनरेशन जो शब्द है वो भी काफ़ी वेग है, जनरेशन जैसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वी नो, बहुत शुरू से हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो बट चूंकि हम कुछ नया कर रहे हैं इसलिए हमने नाम जनरेशन दिया है। यहाँ पे होता क्या है कि हम कुछ ना कुछ एनर्जी किसी फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उस फॉर्म से चेंज करा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेट कर रहे हैं। और अगर हम जनरेशन कर रहे हैं, अगर हम जनरेट कर रहे हैं, कौन है गौरव? एक मिनट, हाँ, ग्रीन वाला पेपर कर दो। तो अगर हम पावर को जनरेट कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल मशीन हम पढ़ेंगे, जनरेशन हम कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हम सिंक्रोनस मशीन का नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावर जनरेशन इंडिया में या कहीं भी किसी भी जनरेशन पावर प्लांट में हम सिंक्रोनस मशीन का यूज़ करते हैं। उसके लिए अलग अलग पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, उसके लिए हाइड्रो पावर प्लांट है, उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके लिए अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो इस जनरेशन में हमें एड करते हैं, ठीक है। अब जनरेशन हमने करवा लिया, जनरेशन में हमारे पास ज़रूरत पड़ी सिंक्रोनस मशीन की, तो हमें नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिकल मशीन का, ठीक है। अब जब हमने जनरेशन करवा लिया, देन वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट दिस पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड एंड, ठीक है। अगर हम लोड एंड तक इस पावर को पहुंचा रहे हैं तो हमारे पास अरेंजमेंट्स जो है सर्किट के, ये सारे अरेंजमेंट्स के अंदर में ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। बस आप इतना मान के चलो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम पावर पहुंचा रहे हैं तो हमारे पास केबल्स का यूज़ हो रहा है, तो हम पावर सिस्टम में अंडरग्राउंड केबल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लेट्स से कि कोई लाइन है, ये वायर है, इस वायर में अगर हम पावर का जनरेशन, हम पावर को सप्लाई करवा रहे हैं, तो इस वायर के अंदर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। इस वायर के अंदर वी हैव रेजिस्टेंस, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि जब हम पावर को सप्लाई कर रहे हैं तो एक हिंड्रेंस होता है, कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो जो भी, एक मान लिया कि हमने कोई एक कंडक्टर ले लिया, इसमें ये बहुत सारे एटम्स हैं, इस एटम्स के आउटर पार्ट में वैलेंस सेल है और उस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और वो मूव करना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने पास वाले एटम से जाकर के वो कोलाइड करते हैं। जब उनका कोलिजन होता है तो जितनी एनर्जी उनको मिली है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो डिसिपेट करते हैं और वहाँ से हम रिलेशन लेके आते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, उसके बाद अगर लाइन में रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एसी सप्लाई हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जनरेशन से एसी सप्लाई होता है, तो अगर एसी सप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स दैट ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट का कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड में ये जो करंट है इसका नेचर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, इसको हम साइनोसॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा अभी नहीं, कुछ देर के बाद, कि हम साइनोसॉइड वेव से ही क्यों हम एसी सर्किट या एसी करंट को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। हमारे पास स्क्वायर वेव भी है, हमारे पास ट्रायंगुलर वेव भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्क्वायर वेव से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये हम बताएंगे आपको। ओके, हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो जब लाइन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फैराडे लॉ हमें क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर है उसके साथ अगर लिंक हो रहा है, फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग नेचर में है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो वहाँ पे इंडक्टेंस भी पिक्चर में आएगा। ठीक है, इंडक्टर पिक्चर में आ गया। अब ये लाइन जा रही है, इसके पास कुछ हाइट है। अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया रेजिस्टेंस, हमने यहाँ पे इंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया। ये है हमारा ग्राउंड और ये लाइन जा रही है। तो इस ग्राउंड के बीच में और इस लाइन के बीच में अगर ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एक कैपेसिटर भी आएगा। दिस इज़ हाउ वी डिफाइन ऑल दिस सिस्टम्स। इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि सिस्टम में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हैं। ठीक है, ये हो गया, हमें पता चल गया ये चीज़ें। तो मेरा बताने का बस मतलब ये है कि हम कैसे, अगर फिजिकली हम चीज़ों को देख रहे हैं तो हम उस चीज़ को कैसे व्यू कर सकते हैं कि हाँ एज अ इंजीनियर कि क्या क्या सर्किट एलिमेंट्स इसमें किए गए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्योर हाइपोथेटिकल चीज़ है, आपको कुछ भी दिखती नहीं है, सब कुछ वायर के अंदर हो रहा होता है, उसके अंदर क्या कैसे कैसे करंट फ्लो कर रहा है और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो सारा कुछ विजुलाइज करना पड़ता है हमें। तो इसलिए मैं जस्ट एक फील दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर जनरेशन हो रहा है उसके साथ केबल है तो केबल में ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, और इसके बारे में जो भी बेसिक्स है वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फैराडेज लॉ को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, साइनोसॉइड्स आते हैं, साइनोसॉइड्स आते हैं कैसे, और ये जो हम वेव दिखाते हैं एसी वेव, एसी सर, ये कैसे साइन वेव के फॉर्म में ही होता है। अगर मैं आपको एक बेसिक बता भी दूं, चलो मैं बता देता हूं। मुझे पता है कि देयर इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, एक अरेंजमेंट हमने कर दिया यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। हमें पता है कि मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड होता है वो साउथ से नॉर्थ के बीच में होता है। ठीक है, जो फ्लो करता है वो साउथ से नॉर्थ के बीच में होता है। अब हम यहाँ पे अगर हम एक कंडक्टर प्लेस कर दें, अगर हमने यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स इस कंडक्टर को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स है इस पोजीशन में, इस पोजीशन में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, दूसरा केस हम लेते हैं कि यही मैग्नेट यहाँ पे है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कंडक्टर है वो इस पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है इस कंडक्टर को। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मिनिमम है, मिनिमम फ्लक्स।
दैट मीन्स मिनिमम ईएमएफ और जीरो ईएमएफ और जीरो ईएमएफ। यहाँ पे जीरो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अगर इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें वेव फॉर्म के फॉर्म में तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे मैक्सिमम है तो चलिए यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। इसका पोजीशन मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा है, फिर मिनिमम से ये मैक्सिमम की तरफ आएगा। तो क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये मैक्सिमम से ये मिनिमम की तरफ गया, फिर मिनिमम से ये जब इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये वापस से नेगेटिव में मैक्सिमम तक गया। और कुछ इस तरीके से ही ये वेव्स ट्रैवल करते रहते हैं। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव। जितने भी ऑल्टरनेटिंग करंट हैं मोस्टली हम साइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। होते तो वो स्क्वायर वेव भी हैं, इस तरीके से भी होते, वो ट्रायंगुलर वेव भी हैं, बट हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव से, क्योंकि ये जो शेप है ये डिपेंड करता है मैग्नेट के शेप पे और अरेंजमेंट पे। तो मैंने आपको बता दिया कि साइन वेव क्यों होता है, क्यों हम साइन वेव, अगर कोई भी आपसे लेमैन पीरियड में ही पूछ ले, लेमैन लैंग्वेज में, कि चलो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बताओ कि हम एसी सर्किट या एसी जो भी सिग्नल्स हैं उनका मोस्टली रिप्रेजेंटेशन हम साइन वेव में ही क्यों करते हैं, तो आप उसका एग्जांपल इस तरीके से आप बता सकते हो, उनको आप डिस्कस कर सकते हो कि हमारे पास अगर मैग्नेट रखते हैं तो इस तरीके से हम अगर कंडक्टर को कट कर रहा है, अभी कंडक्टर इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स इसके अक्रॉस है, मैक्सिमम फ्लक्स होने के अक्रॉस यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंडक्टर का पोजीशन चेंज होगा, रोटेट करेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो इस तरीके से ये साइन वेव की तरह बनेगा। ओके अब मैं आपको क्या डिस्कस कर रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था कि हमने जनरेशन के पॉइंट में मैंने बता दिया कि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की ज़रूरत है। आपको केबल से मैंने बता दिया कि इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब वहाँ पे नेटवर्क थ्योरी आ गया। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज़ नेटवर्क थ्योरी। थर्ड, अब हम जब पावर का सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम जनरेशन एंड टू द लोड एंड, तो हमारे पास पावर पे कंट्रोल भी तो होना ज़रूरी है, हमारे पास स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। वी हैव टू, द पावर शुड बी स्टेबल, इट शुड बी कंट्रोल्ड ऑल्सो, राइट। तो अगर जब पावर कंट्रोल चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल सिस्टम को पढ़ते हैं। ये एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, चलो आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है पावर का, अगर लेट्स से कि कोई इंजीनियर बैठा हुआ है जनरेटिंग स्टेशन पे, उसको लोड सेंटर पे किसी से कम्युनिकेट करना है, कहीं पे पावर में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम सिग्नल को सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे सिग्नल सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें सिग्नल सिस्टम भी आना चाहिए। और चूंकि हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, हमें सिग्नल्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सिग्नल को सेंड करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, इसलिए क्या करते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं बस एक आपको फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो अगर हम पावर सिस्टम को ही सही से समझ लें पूरी तरीके से, तो उसके अंदर में ही सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं, बल्क में जो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर है उसको सप्लाई करने के लिए जो स्विचेस होते हैं, उन स्विचेस की स्टडी करते हैं। जो कन्वर्टर्स होते हैं, जो रेक्टिफायर्स होते हैं, जो चॉपर्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा टूल है जो हमें प्रोवाइड करता है, लेट्स से कि हम बल्क पावर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर छोटा छोटा इक्विपमेंट है जहाँ पे वोल्टेज की लेवल की वैल्यू बहुत कम है, अगर वहाँ पे हमें कन्वर्जन करना है तो वहाँ पे हम चॉपर को पढ़ते हैं। चॉपर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। मैं बस एक आपको बेसिक्स मैं अभी दूंगा, सब्जेक्ट में आगे हम चलेंगे तो बेसिक्स पढ़ेंगे, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, तो एक इंटरेस्ट आपको डेवलप करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको
जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको लिख देता हूँ कि मैं डिस्कस क्या करूँगा। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या है। सेकंड में मैं आपको ये बताऊँगा कि ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये कोई फोर्स नहीं होता है एक्चुअली में। ये क्या है सर्किट में, इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या यूज़ है, बैटरी में ईएमएफ होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको ये डिस्कस करूँगा, ये बताऊँगा आपको। इससे क्या है ना कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वोल्टेज है क्या एक्चुअली में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं है कि ईएमएफ है क्या एक्चुअली में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पता नहीं है कि वोल्टेज और ईएमएफ में कोई डिफरेंस भी है कि नहीं है। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि आप एक पूरे फील्ड के साथ आपको एक पता चले कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। इसके बाद जब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आ जाएगा तो फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा रिएक्टेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, ससेप्टेंस क्या है, इसके अलावा एडमिटेंस क्या है, एसी सर्किट की हम बात करें तो एसी सर्किट में कुछ पावर होते हैं जैसे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इसके अलावा एपरेंट पावर, इन सब को पढ़ने के लिए हमें किस पावर की ज़रूरत है, वो है इंस्टेंटेनियस पावर। इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं डिस्कस लास्ट टॉपिक जो करूंगा आज की क्लास में वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? तो आई होप कि ये 8 टॉपिक्स जो कि बहुत बेसिक टॉपिक हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अगर हम इनको डिस्कस करते हैं, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट शुरू होगा सर्किट थ्योरी, उसको पढ़ने में हमें बहुत आसान होगा और हम बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या है वोल्टेज। वोल्टेज को अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें, अगर इसको फिजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं वोल्टेज को, तो मान के चलो कि आपके पास एक टैंक है ए और दूसरा टैंक है बी, और इस पे हम इन दोनों टैंक में हम वाटर को फिल कर रहे हैं। इस टैंक में जो वाटर फिल किया हुआ है उसका लेवल कुछ यहाँ पे है, इस टैंक में जो वाटर फिल किया हुआ है उसका लेवल कुछ यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं, मेरे दिमाग में आया कि ठीक है चलो ये दो टैंक हैं, इन दोनों के वाटर लेवल अलग अलग हैं, इनका वाटर लेवल हम सेम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमको वाटर लेवल सेम करना है तो क्या अरेंजमेंट हम करेंगे, हम एक छोटा सा पंक्चर करेंगे, यहाँ पे होल करेंगे और यहाँ भी करेंगे और इसको एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। जब कनेक्शन करेंगे उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिस टैंक में वाटर का लेवल ज़्यादा है, मतलब हायर है, वहाँ से पानी फ्लो करके इस टैंक में आना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे वाटर जो है दोनों टैंक में बराबर हो जाएगा और देयर विल बी नो फॉरवर्ड, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा हमें। अब जब ये कोई दो मूवमेंट नहीं दिखेगा तो हम इसी तरीके से अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सर्किट के व्यू में अगर हम व्यू करते हैं तो इसी को हम टर्म करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर ये दोनों वाटर लेवल के बीच में, इनके हाइट या लेवल के बीच में अगर डिफरेंस नहीं होता तो ये इस बी टैंक से ए टैंक में फ्लो नहीं कर रहा होता। सिमिलरली अगर दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस पोटेंशियल का नहीं होगा, ठीक है, अगर हमने सोर्स अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट ए अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट बी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और आपको करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा। ये एक रेजिस्टेंस है, समझ में आ गया? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक जो मतलब है या बेसिक इंपॉर्टेंस यही है कि इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ये एक तरीके से एक फोर्स की तरह काम करता है जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और सर्किट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम करंट को ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। हम में करंट बहता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन आप जब वायर को टच करोगे आपको फील हो जाए कि कुछ ना कुछ तो बह रहा है। ओके, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था? सेकंड पॉइंट था हमारे पास ईएमएफ। ईएमएफ था। ईएमएफ क्या करता है? ये इसका डेफिनेशन है या इसका एक फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये कोई फोर्स नहीं है। ये क्या करता है? सिंपली हम चाहते हैं कि जैसे ये वाटर का लेवल था एक साइड से दूसरी साइड फ्लो कर रहा था, तो इस फ्लो को बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ और एक अरेंजमेंट करेंगे। और लेट से कि यहाँ से हमने ऐसे कुछ कनेक्शन लिया, यहाँ से कुछ ऐसा कनेक्शन लिया और ये ऐसे ले गए, और यहाँ पे हमने आप मान के चलो कि यहाँ पे एक होल हो गया वापस से। सॉरी, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। अभी हमने दिखाया था कि यहाँ पे एक पंक्चर किया था, यहाँ पंक्चर किया था, यहाँ पे वाटर का लेवल यहाँ था और यहाँ पे वाटर का लेवल ये था। फिर हमने इसको एक पाइप से कनेक्ट किया तो वाटर हायर एंड से लोअर एंड में फ्लो करना शुरू हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये वाटर का जो फ्लो है ये लगातार बना हुआ रहे, ये बना हुआ रहे। उसके कारण मैंने क्या किया कि एक अरेंजमेंट यहाँ से और कुछ किया इस तरीके से, और यहाँ पे एक तीसरा कुछ टैंक रख दिया। तो अब क्या है कि वाटर का लेवल इसमें गया, फिर यहाँ से फ्लो करके इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो एक लगभग एक कंटिन्यूस प्रोसेस शुरू रहेगा, और मुझे ये कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हम जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं, जब करंट फ्लो करता है सर्किट में, तो वी रिक्वायर अ कंटिन्यूस थिंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ बैटरी में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारे पास सेकंड में क्या था? रेजिस्टेंस। अगर एक हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं किसी भी कंडक्टर का, वो कुछ इस तरीके से अगर है, और हमने इसमें एक सप्लाई दे दिया है, यहाँ से हमें एक करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा। एक यहाँ पे एक हम क्रॉस सेक्शन एरिया और ले लेते हैं, और यहाँ पे हम अगर विजुलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन्स, एक आपको इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैंने करंट का डायरेक्शन इस तरीके से शो किया तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिखेंगे आपको, अपोजिट। अपोजिटली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? कोलाइड करता है।
कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ, एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, उस हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, एनर्जी का डिसिपेशन होता है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दिया है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वापस क्या करता है, डिसिपेट कर देता है अपने सिमल्टेनियस एटम से टकरा करके। उसको उस तरीके से हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस को बेसिकली बोल सकते हैं कि इट इज़ अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द इनहेरेंट property of conductor to resist the flow of current। रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम अगर रिप्रेजेंट करें मतलब एक फॉर्मूले के तौर पे, तो इसको हम लिखते हैं रो एल बाई ए। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इस रो को हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी, लेंथ हो गया एल जो है हमारा लेंथ है, और ए जो है वो एरिया है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अनुसार हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होगा, कंडक्टर का साइज हम यहाँ है अभी अगर यहाँ तक कर दे कंडक्टर को, तो रेजिस्टेंस इसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए और इसी पर्टिकुलर करंट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कम कर दें, डिक्रीज कर दें, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम अगर कम कर दें तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई रोड है, अगर ये रोड अगर नैरो है, सिंगल लेन का रोड है, और इसमें अगर ट्रैफिक चल रही है तो इसमें कंजेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इस रोड में हम सिंगल लेन से अगर हम डबल लेन 4 लेन रोड कर दें तो कंजेशन कम होगा। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू कम है। यहाँ से हम आते हैं ओम्स लॉ पे, जो कि हमारे आज का टॉपिक नहीं है, हम ओम्स लॉ को कल डिस्कस करेंगे। मैं एक बेसिक बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके से अगर आप सब्जेक्ट को लिंक करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको सब्जेक्ट में। आप बेसिक से चलो, चीज़ों को बेसिक से समझो, उसके बाद आप अप्लाई करो और अपने एप्टीट्यूड स्किल्स को बढ़ाओ कि हम कैसे चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी फिज़िक्स में 11-12 में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो है इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक नॉन लीनियर एलिमेंट है सर्किट में। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में दे देता हूँ, और उसके साथ साथ हम बाइलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट भी देख लेंगे। लीनियर एलिमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पूरी टाइम के लिए, सारे टाइम के लिए एक कांस्टेंट स्लोप देता है, या फिर हम ये कहें एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन जो इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता है फॉर ऑल टाइम। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ये अगर हम कहें तो क्या आप बता सकते हो कि ये एक लीनियर एलिमेंट है या नॉन लीनियर एलिमेंट है। मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो वन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर ऑल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टॉप मार्क कर लो। देखने से ये स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये हमें लीनियर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉन लीनियर। क्यों?
क्योंकि ये लीनियर पॉजिटिव टाइम के लिए तो है, बट ये नेगेटिव टाइम के लिए तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पॉजिटिव टाइम के लिए हमें रिस्पॉन्स दिख रहा है, नेगेटिव टाइम के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन लीनियर एलिमेंट है, जो भी एक रिस्पॉन्स है नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है। इसके बाद हम ये एक लीनियर रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एक स्ट्रेट लाइन को ये फॉलो कर रहा है और ये एक लीनियर रिस्पॉन्स है, तो ये रिस्पॉन्स लीनियर होगा। रेजिस्टेंस इसको फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ से R जो होता है वो V बाई आई होता है। तो एक ये कांस्टेंट टर्म आता है हर टाइम फ्रेम के लिए, तो रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट हम कह सकते हैं। इंडक्टर पे हम चर्चा कर रहे थे, तो इंडक्टर जो बेसिकली आता है पिक्चर में वो आता है एसी सोर्स के कारण। जब हमारा सोर्स एसी है मतलब ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, अगर एक कंडक्टर है इसके थ्रू अगर एक एसी करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, हम पता है फैराडेज लॉ से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ को इंड्यूस करता है, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इस कंडक्टर अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वहाँ पे इंडक्टर आएगा पिक्चर में। इंडक्टर बेसिकली क्या होता है, अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, ठीक है। इंडक्टर से हम इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं, जो कि ये बताता है कि कौन सा इंडक्टर के अंदर कितनी कैपेसिटी है चेंज को रोकने की, अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इंडक्टेंस, और ये है इंडक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट कॉइल के फॉर्म में क्यों करते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसका क्यों होता है? ऐसा रिप्रेजेंटेशन को हम सिंपल कहते हैं एयर इंडक्टर, मतलब एयर कोर या जेनरिक इंडक्टर भी कहते हैं इसको। इसको जेनरिक इंडक्टर भी कहते हैं। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी होता है। ये एक फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है, इसको भी हम इंडक्टर के साथ लगाते हैं। क्यों? इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस एक बेसिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एक डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ कि एक थोड़ा बहुत चीज़ें आप फेमिलियर होइए, क्योंकि कई बार जेईई के एग्जाम्स में ये रिप्रेजेंटेशन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये रिप्रेजेंटेशन किस इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो आयरन कोर इंडक्टर होता है, इस तरीके से। इससे क्या होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जो मटेरियल यूज़ होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। अब इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है? अगर हम जो वायर है उसको कॉइल के फॉर्म में अगर हम अरेंज करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अभी एक सिंगल ये वायर था, तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिल रहा था लिंक होने के बाद। अगर हम इसी वायर को कॉइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हर कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अभी हमें क्या दिख रहा है? अभी एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा था, लेकिन अगर कॉइल का अरेंजमेंट हम करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गए और हमें ये एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड मिला, मतलब ये सम हो गया इन सारे मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो दिस इज़ वाई वी मेक द इंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। और हम इसको हम चोक भी बोलते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि चोक क्या होता है। चोक भी एक फॉर्म ऑफ इंडक्टर ही है। चोक बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे वोल्टेज का लेवल कम है वहाँ पे हम चोक को यूज़ करते हैं। दूसरा, इसको पावर सिस्टम में हम रिएक्टर बोलते हैं। इंडक्टर को हम रिएक्टर भी बोलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पावर सिस्टम में जहाँ पे रिएक्टर की बात हो रही है तो हमें दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इस पर्टिकुलर रिएक्टर की वो सारी
इंडक्टर की तरह ही होगी, इंडक्टर की तरह ही वो बिहेव कर रहा होगा। ओके, ये इंडक्टर के बारे में एक बेसिक हो गया। अब मैं थोड़ा सा रोकूंगा और मैं चलूँगा डिस्कशन में एसी सर्किट में जो मेरे पास था, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इन तीनों को डिस्कस करूंगा। और इन तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं जो डिस्कस करूंगा वो है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर नाम से ही लग रहा है कि किसी इंस्टेंट पे हम अगर पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो पावर इंस्टेंटेनियस पावर होता है। अब होता क्या है कि हमने अगर एक एसी सोर्स दे दिया सप्लाई में, मानो इस तरीके से हमने एक यहाँ पे लोड लगा दिया, ये हमारे पास एक लोड है, ये हमने एसी सोर्स सप्लाई कर दिया है, इसके अक्रॉस अगर हम आउटपुट वी नॉट निकाल रहे हैं, आउटपुट, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर से मेज़र करेंगे तो हमें हर इंस्टेंट पे ये करंट और ये वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये साइन वेव होता है, ऑल्टरनेटिंग नेचर में है, तो साइन वेव हम इस तरीके से डेवलप करें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर हमको पावर चाहिए, ठीक है, ये तो करंट, ये हो गया करंट, और मैं वोल्टेज का ही बना देता हूँ ग्राफ। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और ये जो ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने करंट को लैगिंग शो किया है क्योंकि एलिमेंट मैंने यहाँ पे मान के चलो इंडक्टर अगर ले लिया, अगर हम रजिस्टर लेते हैं तो ये जो ग्राफ है लीनियर होगा फॉर रेजिस्टेंस के लिए। अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये बिल्कुल सेम फॉलो करता हुआ इसको ये बनेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया। अब अगर हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट इंस्टेंट पे अगर हम पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे, तो ये पावर क्या कहलाएगा? हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। ये यहाँ पे v है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा i से, और ये हमें पावर दे देगा। ये पावर जो मिलेगा ये कैसा मिलेगा? ये पॉजिटिव मिलेगा। इस इंस्टेंट पे अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है और ये भी पावर पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर हम इंडक्टर के केस में देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। हमें क्या दिखेगा कि लेट से कि इसको मैंने इधर ग्राफ को बढ़ाया और इस इंस्टेंट पे हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे पावर जो मिलेगा हमें वो नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको आएगा कि पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है? पावर पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसको मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि क्या है ये। अगर सोर्स से लोड की तरफ पावर का फ्लो हो रहा है, फ्रॉम सोर्स टू लोड अगर पावर फ्लो कर रहा है, इस केस में जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यही पावर का फ्लो लोड से सोर्स की तरफ है तो इस पावर को हम नेगेटिव पावर बोलते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस कंडीशन में क्या है कि एक नॉन लीनियर एलिमेंट है हमारे पास, इंडक्टर। ये इंडक्टर मान लो, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको, ये रेजिस्टेंस है तो इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दिखाऊं तो
कुछ इस तरीके से होगा। ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने कि लीनियर एलिमेंट जिसका रिस्पांस हर एक टाइम के लिए एक कांस्टेंट स्लोप देता हो। नॉन लीनियर एलिमेंट मतलब ये सारे टाइम के लिए इसका रिस्पांस सेम नहीं होगा, तो एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। और इंडक्टर बेसिकली क्या करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है, ठीक है। तो जब इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर से पावर अगर फ्लो होगा सोर्स की तरफ, ठीक है, तो इस टाइम में जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैंने वही रिप्रेजेंट किया कि अगर लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो कर रहा है तो वो पावर नेगेटिव होता है, अगर सोर्स से लोड की तरफ पावर का फ्लो हो रहा है तो वो पावर पॉजिटिव होता है। आई होप यू गॉट इट। अब मैं आता हूं एक्टिव पावर की तरफ। डेफिनेशन ये बोलता है कि एक्टिव पावर वो पावर है मैं 2 मिनट रोक सकता हूँ वीडियो, समझिए। नहीं सर, हुआ नहीं है एक्चुअली ना, मैं ऑफिस का लॉगिन नहीं कर पाया हूँ।